चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग मौर्य डायनेस्टी को समझेंगे, मौर्य काल को। और पिछले क्लास में हम लोग जो है महाजनपद को कंप्लीट कर लिए थे और मौर्य काल को हम लोग को समझना है, तो ध्यान दिया जाए। सबसे पहले जो है हम लोग मौर्य को समझे। इसमें आपको जो है पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ तक जो है मतलब यह ब्यास नदी था और ब्यास नदी के ऊपर जो है यहाँ तक सिकंदर का सेना आ गया था और यही ब्यास नदी से सिकंदर का सेना वापस हो गया था। और इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर जो है कंप्लीट आप देख रहे थे कि कंप्लीट जो है यहाँ पर शासन किसका है, तो यहाँ पर राजा धनानंद है और कंप्लीट धनानंद का शासन है। इतने बड़े क्षेत्र का राजा है। और बताए थे कि इसका पिता जो है महापद्मनंद उग्रसेन का उपाधि धारण किया था और उसको जो है उग्रसेन इसलिए बोला जाता था कि बहुत ज़्यादा सेना का मालिक था, स्वामी था। अब इसके बाद ये पहला गैर क्षत्रिय शासक इसका पिता जो था महापद्मनंद था। अब हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है पूरे धनानंद का शासन है और इसी समय आपको बताए थे कि भारत पर सिकंदर का हमला हुआ था और भारत पर सिकंदर का हमला हुआ और 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर हमला किया, जो कि ब्यास नदी पार नहीं कर पाया था, ब्यास से ही वापस हो गया था। जिसमें बताए थे आपको कि चाणक्य का कूटनीति बहुत इंपॉर्टेंट था और चाणक्य अपने दिमाग लगाकर सिकंदर को भगा दिए। अब यहाँ पर धनानंद का शासन है। अब यहाँ पर अगला बारी है धनानंद को भगाने का। यहाँ पर जो है आपका तक्षशिला था और तक्षशिला से संबंधित हमारे चाणक्य थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है आचार्य चाणक्य, यानी चाणक्य हैं और चाणक्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का मूल नाम है विष्णुगुप्त और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण थे। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सिकंदर वापस हो गया, इसके बाद अब आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि जब सिकंदर वापस हो जाता है उसके बाद आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो धनानंद को हटाए। इसके लिए प्रीवियस कहानी आपको बताए थे कि चाणक्य जो है एक व्यक्ति की तलाश में जंगल में जाते हैं और उसी समय एक बच्चा जो है राजा और प्रजा का खेल खेल रहा होता है। उसी में एक बच्चा राजा बना हुआ रहता है और अचानक उसी बीच शेर उस पर आक्रमण करता है और बच्चा बिना डरे हुए शेर से भिड़ जाता है और चाणक्य को लगता है कि इससे बहादुर कोई बच्चा नहीं हो सकता है और वही बच्चा को लेकर आते हैं और वही बच्चा आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में स्थापित होता है। अब हम लोग को अभी कहानी समझना है कि वही चाणक्य जो है यहाँ पर जो अगला मौर्य वंश का जो मेन राजा होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य और इसी के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य अभी स्थापित होगा। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य को लाए थे, यही बच्चा को धीरे धीरे बड़ा हुआ और इसी को जो है आगे युद्ध करने के लिए, धनानंद को हटाने के लिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार था कि जैसे सिकंदर का सेना अगर वापस हो गया तो धनानंद बहुत प्रसन्न हुआ। कारण कहा कि देखो, जिसके डर से सिकंदर भाग गया, मेरे डर से इतना मेरा खौफ है कि मेरा डर से सिकंदर जो है भाग गया। और सिकंदर जब भाग गया, लौट गया, तो धनानंद बहुत खुश हुआ और यही इसका राजधानी पटना था और यही पाटलिपुत्र में, यही जो पाटलिपुत्र है, यही पाटलिपुत्र में भोज का, बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। अब पाटलिपुत्र में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और इसमें सभी राजा को बुलाया। इसमें जो है तक्षशिला के जो हमारे चाणक्य हैं यानी विष्णुगुप्त हैं, इसको जो है ब्राह्मण से नहीं पड़ता था। कारण है कि यह गैर क्षत्रिय शासक था और ब्राह्मण क्षत्रिय को शासक बनाना चाहते थे, इसलिए इसको क्षत्रिय से हमेशा नहीं पड़ता था। दूसरा, चाणक्य के साथ इसका नहीं मिलने का एक रीजन भी था। चाणक्य से इसका जो है व्यवहार मेल नहीं खाता था। इसका रीजन भी था, इसका कहना था कि तक्षशिला पर जीत सिकंदर का हुआ है, तक्षशिला पर पूरे कब्जा सिकंदर का है। अब यहाँ तक सिकंदर जीत गया था। आपको याद है यहाँ एक राजा पोरस था और सिकंदर को पहला ऐसा व्यक्ति पोरस मिला था। आपको बताए थे कि झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, बितस्ता का युद्ध, यानी बितस्ता नदी झेलम को ही बोलते हैं और उसका युद्ध का नाम था हाइड्रेस्पीच का युद्ध। और हाइड्रेस्पीच का युद्ध मतलब पूरे पानी में लड़ाई हुआ था और इसमें जो है आपका सिकंदर का जीत हुआ था। और बताए थे कि पोरस का हार हुआ, पोरस को बंदी बनाया गया। सिकंदर के सामने सुबह पेशी है पोरस का। पोरस के पास, जब सिकंदर के पास पोरस आता है तो सिकंदर सोच रहा था मन ही मन कि पोरस आएगा, गिड़गिड़ाएगा, कांपते हुए आएगा, एकदम डरा करके आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पोरस सिकंदर के पास आया तो एकदम मुस्कुराते हुए आया, अलग अंदाज में आया। अब सिकंदर पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया, वही किया जाए जो एक राजा के साथ करता है। हम भी कोई सिपाही नहीं है, हम भी राजा हैं।
और आंख में आंख डालकर जब पुरस बात किया तो पुरस की प्रसन्नता से बहुत खुश सिकंदर हुआ और कहा कि चलो तुम्हारा क्षेत्र फिर से वापस कर दिए और बस आगे हमको आक्रमण करना है। और यही ब्यास नदी के जो है, यही ब्यास नदी के उधर सिकंदर का सेना है और इधर आपका धनानंद का सेना है। रात में सेना फीडबैक ले रही है सिकंदर वाला कि बताओ तुम लोग कितना हो। तो धनानंद का सेना कह रहा है कि तुम लोग कितना हो। कहा कि 10,000। कहा कि 10,000 तो खाली यहाँ हाथी है, एक अगो का आदमी का हिस्सा नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? यानी इतने सेना का ही मालिक था, इसके सेना के डर से सिकंदर भाग गया। अब यहाँ पर जो है यही पोरस, अब यहाँ पर पोरस जो था सिकंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट घोड़ा मार दिया था। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुक्का फेला। बुक्का फेला सिकंदर का बहुत इंपॉर्टेंट घोड़ा था जिससे सिकंदर बहुत प्रेम करता था। और सिकंदर बहुत प्रेम करता था कारण इस घोड़ा को बचपन से ही पाला हुआ था और सिकंदर इतना प्रेम करता था कि इसका बचपन का घोड़ा बुक्का फेला मारा गया, पोरस मार गिराया। तो सिकंदर कहा कि भाई ठीक है, घोड़ा को तो तुम मार दिया, अब तो जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन इसके याद में हम जम्मू कश्मीर में एक शहर बसाना चाहते हैं। तो यही सिकंदर यहाँ 2 शहर बसाया था, बुक्का फेला और निकाइयाँ। एक शहर इसका निकाइयाँ है। निकाइयाँ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, मतलब हम यहाँ पर विजय प्राप्त किए इसलिए मेरा शहर का नाम क्या होगा, निकाइयाँ होगा। तो बुक्का फेला और निकाइयाँ 2 शहर भी बसाया सिकंदर ने। इसके बाद आपको कहानी याद है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर वापस हो रहा था, जाने के क्रम में बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। मरने के क्रम में सिकंदर 3 बात बोलता है जो दुनिया को सिखा के जाता है। पहला बात बोला कि मेरा जब लाश जाएगा, ताबूत जाएगा, उस ताबूत पर जो है मेरा दोनों हाथ को बाहर निकाल देना। इसका जो है इंपॉर्टेंट सेनापति जो था, बताइए सेनापति का नाम क्या था? तो इसका सेनापति था सेलुकस निकेटर। इसका सेनापति क्या था? सेलुकस निकेटर। अब सेलुकस निकेटर इसका सेनापति था। अब सेलुकस निकेटर जो है कहा कि देखो हम मर जाएंगे तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना। कारण पूछा कि जी ऐसा क्यों करेंगे? तो कहना कि इसलिए निकाल देना कि दुनिया को इस संदेश मिले कि इतना बड़ा सिकंदर जो पूरा दुनिया जीता आज खाली हाथ जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा है। यानी दुनिया जो धन दौलत के लिए लड़ता है उसको यह संदेश मिलना चाहिए, इतने बड़े राजा सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। दूसरा कहा कि जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर होंगे उस सब को कहना अगर एक दिन 10,000 एक दिन में कमाता होगा तो तुम उसको एक दिन का 1 लाख देना और ड्यूटी मरल के आगे पैदल चलना। ड्यूटी कुछ नहीं, यानी मरल के आगे पैदल चलना है। अगर एक दिन में 1 लाख मिलेगा तो उसको दे देना, उसको बोलना कि मेरे लाश के आगे आगे पैदल चले। फिर कहा कि अगर जनता पूछेगी ऐसा क्यों कर रहे हो तो उसको जवाब देना है कि सब जितना डॉक्टर देख रहे हो, अगर ऊपर से घंटी लग गया है तो कोई नहीं बचाएगा, ये सब बेकार है। अगर ऊपर भगवान का घंटी लग गया कि जाना है तो नीचे का डॉक्टर से इलाज नहीं होगा। तीसरा कहा कि मेरे लाश ताबूत पे सोने चांदी का जितना भी मुद्रा है, सिक्का है, सारा बौछार करते रहना, फेंकते रहना। इसलिए हिंदू धर्म में देखे होंगे कि जब आदमी मरता है तो उस पर पैसा फेंका जाता है कि सब बेकार है। इसका कॉन्सेप्ट वही है, सब बेकार है, यानी सारा धन दौलत बेकार है। वो अलग बात है कि लूटने वाला वही पैसा लूटे लेता रहता है। लूटने वाला कई लोग जो है वही पैसा लूटे में लगल रहता है। बात समझ गए? तो अब इस सिकंदर का 3 बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिकंदर तो बेचारा मर गया। अब यहाँ पर बारी है धनानंद से बहुत लोग परेशान था। अब धनानंद जो है भोज का बहुत बड़े आयोजन कराया कारण सिकंदर के भागने की खुशी में कि देखो मेरा डर से सिकंदर भाग गया। और जब बहुत बड़ा भोज का आयोजन कराया, इस भोज में सभी लोग जुटे। भोज पटना में था कारण इसका राजधानी पटना ही चल रहा है। और जब भोज पटना में था तो चाणक्य को भी निमंत्रण मिला, चाणक्य भी पहुँचे। चाणक्य को धनानंद जो है भरी हुई सभा में उनको उठा दिया कि बताओ तुमको कौन बुला दिया, और उनको जो है टंगवा के फेंकवा दिया बाहर। यानी भरी हुई सभा में इनको बेइज्जती किया। और इसी बेइज्जती के लिए जो है चाणक्य उस दिन, अब टीक बांधले रहते थे बेचारा के, टीक खुल गया, टीक धर के घिंचवा के फेंकवाया। अब चाणक्य कसम खाए कि जब तक तुमको गद्दी से हटा नहीं देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। यानी इतने बड़े साम्राज्य का राजा धनानंद को चाणक्य छोटा सा एक शिक्षक गुरु इसको पद से हटाने के लिए चैलेंज देके गए हैं। और इसी तलाश में चाणक्य चल दिए। जंगल से एक बच्चा मिला चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, कहे कि एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो धनानंद को हटाए, एक योग्य व्यक्ति हमको चाहिए।
और इसी के लिए जो है चाणक्य चल देते हैं जंगल में, खोज के लाए, चोर सिपाही का भी कहानी हम समझाए। उसके बाद जो है चाणक्य इसको ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग देने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर पटना पर हमला किया गया और यहाँ पर बार बार चाणक्य हमला करते, बार बार हार जाते। कारण यहाँ हमला करते इसका सेना बहुत ज़्यादा था। चाणक्य जब हारते तो डर से जंगल में भाग जाते। एक दिन का कहानी था, सारा जनता भी इससे परेशान था। कारण धनानंद जो है बहुत प्रकार के बिना मतलब के टैक्स जनता पर लगाए हुए थे। कारण था कि टैक्स लगाने का ये भी रीजन है, इसकी पत्नी जो थी बहुत खर्चीला थी, यानी आय का 75% इसके सौंदर्य के सामान में जाता था, मतलब पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, हेन तेन में जाता था आय का 75%। पहला पत्नी बहुत खर्चीला है, किसी व्यक्ति का पत्नी खर्चीला मिल जाए तो व्यक्ति बेचारा कंगाल हो जाता है। आप समझ गए? यानी धरती पर कंगाल लोग कहता है कि 2 से होता है, एक बीमारी से या दूसरा मुकदमा से, एक पत्नी से। हम कहते हैं तीसरा पत्नी से भी हो जाता है। आप समझ गए? अगर पत्नी बढ़िया मिली तो घर को स्वर्ग बनाएगी, नहीं तो घर को नरक बनाएगी। तो इसका पत्नी खराब थी, उसको इतना श्रृंगार का शौक था कि इसका पूरा आय का 75% उधर खर्चा हो रहा है। दूसरा इसका कारण ये भी था टैक्स का कि अपना सेना बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। अब सेना बहुत ज़्यादा रखेंगे तो टैक्स ज़्यादा लेना पड़ेगा, सेना को पेमेंट देना है, खाना देना है, सारा सिस्टम है। तो सेना भी ज़्यादा होने के कारण इसका जो है टैक्स ज़्यादा लोगों से लेता था। सारा धनानंद से लोग परेशान था। लोग चाह रहा था कि धनानंद हट के कोई अलग राजा हो जाए, लेकिन लोग हटाए कैसे इसको? जैसे मान लीजिए बिल्ली से सब लोग परेशान है, लेकिन बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन? बांधने वाला है, वो कोई चाहिए। यही घंटी बांधने वाले चाणक्य हैं। यानी यही चाणक्य हैं जो बोहनी करेंगे, शुरुआत करेंगे, इसको हटाने का प्रयास करेंगे। और यही पटना में बार बार हमला किए, चाणक्य बार बार हार गए। एक दिन के बाद है, चाणक्य भाग के जंगल में गए हुए थे, उसी में एक महिला अपने बच्चों को खिचड़ी खिला रही थी। गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और थाल में परोसी। चाणक्य अपना बाहर बैठे हुए थे, एक झोपड़ी था जंगल में, वहाँ से रोशनी आ रहा था। चाणक्य सारा दृश्य देख रहे थे। उसी बीच उसका एक बच्चा जो है खिचड़ी में बीच में हाथ डाला, गरम से भाई हाथ जला, चिल्लाया। तो महिला जो है उसकी माँ कस के डांटी कि बताओ, एगो चाणक्य मूर्ख है, दूसरा का मूर्ख तुम है। चाणक्य सोचे कि लगता है महिला हमको देख ली का, मूर्ख बता रही है। यानी मूर्ख इसलिए बोली कि चाणक्य हमला करते थे बीच में, इसलिए बार बार हारते थे। महिला कही कि अरे खाना है खिचड़ी किनारे से खाओ, धीरे धीरे ठंडा ठंडा के खाओ, और किनारे से खाओगे खिचड़ी भी समाप्त हो जाएगा, हाथ भी नहीं जलेगा। तो चाणक्य को उस दिन बुद्धि हुआ कि हम जो बीच में हमला करते हैं इसलिए छेका जाते हैं, घेरा जाते हैं, भागेंगे जल्दी कहाँ, इसलिए किनारे से हमला करते करते इसको निपटाएंगे। और चाणक्य इस बार पूरे जो है सिस्टम समझ गए। अब चाणक्य क्या किए, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ का एक राजा था जो पर्वतीय क्षेत्र का राजा था, यानी जम्मू कश्मीर का, इसका नाम था प्रवर्तक। प्रवर्तक एक राजा है, और प्रवर्तक एक राजा की सहायता से राजा का मदद लिया। कहा कि भाई कई इतिहासकार इस प्रवर्तक का पहचान पोरस से करते हैं कि वही पोरस था। अब क्या था उस पर मतलब नहीं है। अभी जो है प्रवर्तक की सहायता लिया, और धनानंद का एक मंत्री था जिसका नाम था सक्टार। धनानंद का एक मंत्री कौन है? सक्टार। और चाणक्य ने अपने कूटनीति से सक्टार को अपने पक्ष में मिला लिया। अब बताइए, जब मंत्री मिला हुआ है तो गेम फिक्स पहले से, जैसे 1857 के विद्रोह में समझाएंगे कि पहले से सारा कुछ फिक्स है। बात समझ गए? अब उस समय आपको यहां पे ध्यान देना है कि जब मंत्री सक्टार मिल गया है, चाणक्य के पक्ष में मिल गया, इधर राजा प्रवर्तक भी इनके पक्ष में है, और ये पूरे ताकत से सक्टार के पूरे मिलने के बाद यहां पर धनानंद को हटा दिया गया। धनानंद को गद्दी से हटा दिया गया, और यहां पर जो है धनानंद जब गद्दी से हटा तो यहां पर अगला राजा जो बना यही चंद्रगुप्त मौर्य बना। अब यही चंद्रगुप्त मौर्य अगला राजा बना, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। कई लोग कहते हैं कि मौर्य वंश का था, कई लोग कहते हैं कि अगर वंश के पता नहीं है। तो अब हम लोग का अगला राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। अब चंद्रगुप्त मौर्य अगला राजा बना, यही हम लोग को मौर्य काल है। यहीं से कहानी चंद्रगुप्त मौर्य का शुरू होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य राजा है, शासक है, ये राजा बना। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री यही चाणक्य है। यही चाणक्य है प्रधानमंत्री, यानी आचार्य चाणक्य इनके प्रधानमंत्री बने। अब आचार्य चाणक्य का यही कहानी से समझिए
कि चाणक्य कितने ईमानदार व्यक्ति थे कि एक दिन का बात है, एक रात में इनसे एक व्यक्ति मिलने आया कि अपना लालटेन जलाए हुए थे, लिखा पढ़ी कर रहे थे, राजा का काम कर रहे थे। अब वो व्यक्ति मिलने आया तो व्यक्ति से पूछे कि बताओ तुम किससे मिलने आया है, प्रधानमंत्री से मिलने आया है कि आचार्य चाणक्य से मिलने आया है। व्यक्ति कंफ्यूज है, भाई प्रधानमंत्री आप ही है, चाणक्य आप ही हैं, आप ही से मिलने आए हैं। तो चाणक्य ने बोला कि तुम हमसे पर्सनल काम से मिलने आए हो कि राजा के काम से तुम मिलने आए हो, मतलब कोई ऐसा तुम्हारा राजा के काम है कि हमसे पर्सनल काम है? तो जी पर्सनल आपसे काम है। तो पहले वो ललटेन को बुता दिए, अब फिर एगो वैसा ही ललटेन जलाए। तो मंत्री तो पहला क्वेश्चन दागा कि जी ललटेनवा बुतावे के कौन जरूरत था जब जलेबे किए, जब ललटेन फिर जलेबे किए तो बुताने का कौन जरूरत था? तो चाणक्य ने जवाब दिया कि ई ललटेन का जो तेल है इसका पैसा राजा के कोष से जाता है, इसलिए हम राजा का काम ही ललटेन से सिर्फ करते हैं। ये जो ललटेन है एकर तेल का पैसा हम अपना वेतन से भरते हैं, इसलिए तुम पर्सनल काम के लिए आए हो, इसलिए पर्सनल ललटेन जलाए। अब इस बात से समझ में आ रहा है कि इतने ईमानदार अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो समझिए कि जनता का क्या स्थिति होगा। तो चाणक्य इतने ईमानदार थे और चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे स्थापित किए। अब दोनों का एकदम तालमेल बहुत अच्छा है। चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने वाले कौन है? चाणक्य। अब जो है इसके बाद आपको जो है आगे ध्यान देना है, यहाँ पर मौर्य वंश पूरे स्थापित हो गया, राजा भी बन गए चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, अब सेल्यूकस निकेटर मन ही मन सोच रहा है कि हमारे जो गुरु जी सिकंदर थे वो तो भारत को नहीं जीत पाए, एक बार हम ट्राई मार के देखते हैं, हो सकता है कहानी जीत जाए, भारत पर एक बार हम हमला करते हैं। और इधर आपको पता है कि सारा जो जीता हुआ क्षेत्र था ये सब सेनापति में बांट लिया था। ये लोग सिकंदर मर रहा था तो बोला कि सारा क्षेत्र तुम लोग बांट लेना, कारण भाई सिकंदर यूनान का रहने वाला है, इतना दूर से अगर वंशज कौन जाएगा उधर कब्जा करने? सिकंदर के पास एक दो देश है, इतना बड़ा क्षेत्र का मालिक कौन जाएगा? कहा कि सब बांट लो तुम लोग। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यही सेल्यूकस निकेटर इसका जो प्रमुख सेनापति है, ये कहा कि एक बार ट्राई मारते हैं, हो सकता है भारत पर विजय हम कर ले। अब इस समय इसको नहीं पता कि धनानंद नहीं है राजा, राजा बदल गया है। राजा कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य है। इस सारी बात जो आप सुन रहे हैं कहानी, एक किताब में लिखा हुआ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस में मौर्य काल का पूरे नाटक के रूप में वर्णन है, पूरे नाटक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। और इस मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है, विशाख दत्त इसके लेखक है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक से हमें मौर्य काल के नाटक के रूप में जानकारी मिलता है। अब यहाँ पर आगे आपको ध्यान देना है कि अब ये कहा कि भाई एक बार हमहू देखते हैं, ट्राई मार के हो सकता है जीत जाए। सेल्यूकस निकेटर जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य समझिए रहे कि इतना बड़का राजा को हटा के बना है, ये छोटा मोटा तो है नहीं, पूरे एकदम मजबूत स्थिति में है। अभी नया नया राजा बना था, इसको लगा कि राजा वही होगा, ये हमला कर दिया। जब हमला किया तो इसका सेना जो है सेल्यूकस निकेटर का सेना हारने लगा। अब सेल्यूकस निकेटर सोचा कि भाई हार रहा है तो हम क्या करें। तो इसका एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, हेलेना या इसी को बोलता था कार्नेलिया, कार्नेलिया, हेलेना या कार्नेलिया इसी का नाम था। अब इसकी एक बेटी हेलेना जो थी, अभी देख रहा है सेल्यूकस निकेटर के हम लगातार युद्ध हार रहे हैं, तो सोचा कि अपना बेटी को ही युद्ध में आगे कर दे। युद्ध नीति क्या था कि महिला पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, यानी कोई हमला अगर करेगा राजा तो उसका सेना जो है महिला पर हमला नहीं करेगा। अब यह युद्ध नीति के खिलाफ है, अगर कोई महिला पर हमला करेगा उसको कायर बोला जाता था, कायर है, ये महिला को मार दिया। इसलिए अब जो है सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना को आगे कर दिया, कहा कि भाई इसी को घोड़ा पर बैठाओ, इसको आगे युद्ध के लिए तैयार करो। तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। अब इधर से एकदम हेलन जो है हेलेना पूरा एकदम घोड़ा पर तैयार है, एकदम ब्लैक घोड़ा पर, पूरे एकदम इसको ड्रेस सेंस तलवार उलवार दे करके एकदम तैयार है। उधर से चंद्रगुप्त मौर्य उस दिन स्वयं नेतृत्व कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था पहले अपना सेनापति रखता था, उस दिन स्वयं नेतृत्व में था, कहा कि आज हम ही युद्ध करेंगे। दूर से दिखाई दिया कि लगता है ब्लैक ड्रेस में कोई बहुत बड़ा सेना आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि सब तैयार रहो, लगता है कि आज भारी भरकम सेना आ रहा है, कारण दूर से दिखाई दे रहा था ब्लैक ड्रेस, घोड़ा, ब्लैक बाल भी एकदम लहराते हुए, पूरा सुंदर भी थी, एकदम आ रही है उधर से।
चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि एकदम कोई तलवार उलवार नहीं चलाएगा, पहले देखो कौन है। तब कुछ नज़दीक आई तो पता चला महिला। कहा कि सब तलवार फेंक दो, महिला पर कोई हमला नहीं करेगा। सारा सेना को कहो बस शांत रहो, आने दो। अब चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध क्या करेगा, मतलब उसको देखा तो पगला गया। देखें कि इतना सुंदर थी, यूनान की रहने वाली है, अभी विदेशी है, भारत की है नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य भी बेचारा ज़्यादा एज का था नहीं, आप ही लोग का एज का था। अब ईद देखा कि एकदम लहराते हुए बाल जब आई तो इसको प्रेम हो गया उससे। युद्ध बाद में होगा, नहीं समझे? यानी पहला बार देखा तो ना कहता है फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। अभी फर्स्ट टाइम उसको देखा तो एकदम इसको प्यार हुआ। अभी कहा युद्ध उद्ध बंद करो, पहले हमारा तिलक होगा, पहले हम विवाह करेंगे, इसे पता करो ये कौन है। अब इसको पता किया गया तो पता चला कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। कहा कि सेल्यूकस निकेटर कहा कि जी हुजूर तो हम चाहिए रहे थे कि ब्याह हो जाए, आपसे अच्छा कौन मिल सकता है बर मेरे बेटी के लिए, इससे बढ़िया दामाद कोई नहीं हो सकता। सेल्यूकस निकेटर एकदम तैयार हो गया कि ब्याह होगा। इधर चंद्रगुप्त मौर्य भी तैयार है, नहीं समझे? हाँ, वो भी भाई राजा, इतना बड़ा राजा है। अब चंद्रगुप्त राजा के अभी कहानी समझेंगे, इतना बड़ा राजा, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि हमारा विवाह हो जाए। अब जो है इसका पूरा बढ़िया से विवाह शादी हुआ। सेल्यूकस निकेटर को दहेज में, सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 गो क्षेत्र दिया, एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपस मदई। 4 क्षेत्र दिया, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपस मदई। ये दहेज में एकरा मिला, मतलब पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, कंधार, मकरान तट तक इसको दहेज मिल गया। अब सोचिए कि जो आज पाकिस्तान गुमान करता है उसको ये पता होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान, पूरे अफगानिस्तान एगो बिहारी के छोड़ल दहेज पर 2 गो देश बसल है। आप समझ गए? एक बिहारी के छोड़े हुए दहेज पर 2 गो देश खड़ा है। सब ये लोग क्या औकाते समझ में नहीं आता है कि लोग कहाँ है। वह बिहारी के छोड़ल दहेज पर, दूसरा राज्य वाला के नहीं। ये था चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे भारत, पूरे पाकिस्तान, पूरे अफगानिस्तान, इतने बड़ा एरिया का राजा है, इसको हल्के में नहीं लेना। इतना बड़ा एरिया का राजा है। कहा कि जी हुजूर दहेज में आपको सब दे दिए, बस हमको खाली कुछ नहीं 500 हाथी आप दे दीजिए, कारण मेरे यहाँ घोड़ा खूब है, यूनान में घोड़ा खूब है। युद्ध लड़ने के लिए हाथी इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा। एगो सून में धारा 2-4 गो को बाजार दिया, हाथिया हमारा ही नहीं है, इसलिए 500 खाली हाथी हमको दे दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि हमारा ही तो 10-20 हज़ार हाथी है, ले जाइए, कोई दिक्कत, जो 500 जो है मोटा मोटा उकरा देख के ले जाइए। यहाँ पे 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। कई लोग कहता है कि हाथी दिया इसलिए वो दहेज में उतना दे दिया। अब क्या है, नहीं, उस पर नहीं जाना है। 500 हाथी इसके बदले में दिया। इसका विवाह शादी हो गया। अब विवाह हुआ तो भाई यूनान का एक परंपरा था कि जब लड़की का विवाह हुआ तो उसके साथ एक बजने वाला आता है। बजने वाला माने बड़ाई करने वाला। जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसा होता है कि लड़की का शादी कहीं हुआ, बारात गया तो आया तो गांव में 1 महीना लगातार बजे रहा, वो ब्याह हुआ फलना के, एकदम उनका गए तो ऐसा स्वागत किए कि ऐसा तो जीवन काल में नहीं स्वागत देखे थे। एकदम गए तो पहले ही नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, एकदम खाना ऐसा मिला के एकदम मत कहिए। घर तो ऐसा था ना कि ऐसा पूरा जिले में घर ना है, माने आएगा तो पूरा बड़ाई मारेगा। माने घर है ऊपर 15 धूर में कहेगा 15 कट्ठा में घर था, समझ गए? तो ऐसा एक आदमी रहता है हर गांव में, जो आया तो पूरे बड़ाई करता है, एकदम बज रहा है। वैसा ही एक आदमी जो है यूनान से आ रहा है भारत में, जिसका नाम है मेगास्थनीज। अभी मेगास्थनीज एकदम बजने वाला है। कहा कि देखिए भाई, बेटी विदाई होके आ रही है, इधर से विदाई हुआ, विदाई होने के बाद आ रही है अपना पटना में आएगी चंद्रगुप्त मौर्य के इस समय दरबार में। तो उसके साथ एक व्यक्ति और आएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बजने वाला आदमी है। कहा कि भाई एक आदमी तो होना चाहिए ना, ये बिहारी है भाई, उतना दूर से शादी हो रहा है, बीच में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बीच बीच में समाचार पहुंचाए कि बेटी सही सलामत है कि नहीं। न पता चला कि कहीं गरमाया तो निपटा दिया, ये बेटी के निपटा दिया। अगर बेटी को थूर थार देगा तो पहुंचाने वाला संदेश कौन रहेगा? तो कहा कि एगो मेगास्थनीज साथे जाएगा। जैसे देखते होंगे बहुत जगह परंपरा है, शादी हुआ तो लड़की के साथ एगो लड़की की बहन चाहे कोई अपना जाएगी सेवा में, भाई कोई भी जाता है। तो ये परंपरा के अनुसार मेगास्थनीज पटना आया। अब मेगास्थनीज जब पटना आया तो इसका बिल्डिंग देख के ही पगला गया। अब ये कहा कि भाई जितना भी यहाँ पर हम देखेंगे सब कोई किताब में नोट करना शुरू किया, और एगो ये पुस्तकें लिख दिया जिसका नाम था इंडिका। अब इंडिका पुस्तक लिखा, इंडिका में पूरे जो है अब पटना के बारे में ऐसा लिखा ही, इसका जो बिल्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये कहा कि इतना बड़ा बिल्डिंग पूरे दुनिया में नहीं है किसी का।
अब इस समय का कई राजा था, इस समय का कई बड़े बड़े राजा है, सूसा है, एक बटाना है, बहुत बड़े बड़े यूनान का राजा था सूसा, एक बटाना। उस सब राजा से तुलना कर रहा है कि उस सब राजा का भी बिल्डिंग इसके पीछे छोटा है। इसका बिल्डिंग इतना बड़ा है कि इतना बड़ा बिल्डिंग किसी राजा का विश्व में नहीं है। इतना बड़ा ही मारा, कहा कि यह बिल्डिंग जो है यह मानव निर्मित हो ही नहीं सकता है, ये देव निर्मित है, इसको आदमी नहीं बनाया होगा, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। अब इतना बड़का बड़का बड़ाई मारे तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दामाद सेलुकस निकेटर ससुर है, ये पूरा मने मने एकदम खुश है कि बताओ एकदम बेटी का विवाह कितना बड़का घर में हम किए, नहीं समझे, बेटी का विवाह कितना बड़ा घर में किए कि पूरे जो है उसका बिल्डिंग। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पटना स्थित भवन था वो लकड़ी का बना था कि लोहा का था? हाँ, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बिल्डिंग है। और लकड़ी के बिल्डिंग में जगह जगह छेद छोड़ा गया है, चारों तरफ से बाउंड्री है लकड़ी का ही, और जगह जगह छेद है। छेद किस लिए है? हवा आने के लिए। हाँ, तो देखने के लिए नहीं, तीर चलाने के लिए। छेद इसलिए है कि बाहर से कोई सेना आएगा तो मार के इधर से तीर से घायल कर दिया जाएगा, तीर है। उसके बाद मान लीजिए बिल्डिंग उसका है, बिल्डिंग के चारों तरफ बाउंड्री है, इसके बाद फिर बाउंड्री है, बीच में सब जगह पानी है। सेना आएगा तो पहले पनिये में छपाक दे मारेगा, पहले डूब जाएगा, तैर नहीं आएगा। बात समझ गए? ऐसा व्यवस्था है चंद्रगुप्त मौर्य का बिल्डिंग। अब इसके बिल्डिंग के बारे में लिखा कि देव निर्मित है। जो जो यहाँ पर मेगास्थनीज देखा उस सब बात को लिखा। मेगास्थनीज बहुत दिन तक रह गया, इसको मन लग गया यहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ ही रहने लगा। इसको रूम दे दिया गया, खाना पीना सब खाओ पियो आराम से रहो तुम। अब इसके बाद में कहा कि मेगास्थनीज बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है यहाँ मौर्य भारत में जो है दास प्रथा नहीं है। कारण है दास प्रथा के बारे में इन्होंने कहा कि दास प्रथा भारत में नहीं है, जो कि गलत साबित हुआ। भारत में दास प्रथा है। अब ये क्यों ऐसा कहा? तो ये जो है जो दास को देखे हुए था यूरोप वगैरह में, वो दास को हाथ पैर दोनों में सिक्कर बांधा हुआ रहता था। अब हाथ पैर दोनों में सिक्कर है तो पहचान में आ गया कि दास है। भारत में देखा भाई कोई दास के हाथ पैर में कोई सिक्कर नहीं है, बिना सिक्करे में बांध ले या मालिक जी मालिक कर रहा है। यहाँ दास का सिक्कर नहीं भी बांधा हुआ है, तो अपना वो बेचारा बराहिल टाइप के यहाँ दास था, उसको दे दिया खेती उती, कहा कि बस मालिक हमारा खाए पिए भर दे दीजिए, हम आप ही के यहाँ गोबर उबर उठाएंगे, खाए पिएंगे, आप ही के रहेंगे। ऐसा बराहिल वाला सिस्टम देखे होंगे। तो बराहिल टाइप के यहाँ दास था। दूसरा इन्होंने बताया, मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय सूद पर लेन देन नहीं करना जानते हैं, जबकि यहाँ भर पेट लोग सूद पर पैसा लगाता था। ये भी इसका बात गलत हुआ। दूसरा इन्होंने कहा कि भारत में 7 जातियाँ हैं, ये भी बात गलत है। भारत में 4 ही जाति था, आपको पढ़ाए थे। भारत में कितना जाति है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका जाति वाला भी कॉन्सेप्ट गलती हो गया। कारण है कि अब ये जो देखा कि एगो भैंस चराने वाला है तो उसको एगो जाति का नाम दे दिया। बस समझ गए? राजा के रथ चलाने वाला है तो उसको भी एगो जाति बता दिया। तो ऐसे करके जो है इसका बहुत सारे बात जो है मेगास्थनीज का इंडिका है। अब एक चाणक्य के द्वारा भी पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य को नहीं पता था कि जो हम अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिख रहे हैं, आगे चल के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक विषय हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स बाद में इकोनॉमिक्स एक विषय बना, वो अलग विषय है, वो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है। और इस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कैसे किस कूटनीति से, राजनीति से कैसे राजनीति करना चाहिए, इन सब बातों का इसमें जिक्र किया है। अब चाणक्य का कूटनीति बहुत फेमस है, इनका कूटनीति एक से एक इनका जो है नीति है, चाणक्य नीति जिसको बोलते हैं। इस अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये राजनीति पर बल देता है। ऐसे इसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सब की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? राजनीति पर बल देता है। तो ये चाणक्य का पुस्तक भी आपको दिमाग में सेट रखना है। दूसरा कहा गया कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्मावलंबी था, जैन को मानता था। जैन को इसलिए मानता था कि लगातार 12 वर्षों तक इसके शासनकाल में अकाल पड़ा। अब इस समय एक जैन ऋषि पटना में बहुत फेमस थे जिनका नाम था भद्रबाहु। अब ये भद्रबाहु से कहा कि गुरुजी इतने लंबे समय तक अकाल पड़ रहा है, इस अकाल से मुक्ति कैसे मिलेगा? तो भद्रबाहु ने कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अकाल से मुक्ति हो तो आप इतने बड़े क्षेत्र का राजा हैं, आप एक विधि अपनाइए, सलेखन विधि। एक विधि अपनाइए। कौन विधि? सलेखन विधि, या इसी को कहते हैं समाधि मरण विधि। सलेखन विधि या इसी को क्या कहते हैं? समाधि मरण विधि। इन्होंने कहा कि देखिए एक समाधि मरण विधि अपनाइए। यानी जैन धर्म में एक कंसेप्ट है काया क्लेश। काया क्लेश यानी अगर कोई व्यक्ति अगर जीवन मरण से छुट्टी चाहता है कि फिर पुनः हमारा जीवन
दोबारा जन्म न हो, फिर हमारा दोबारा जन्म न हो, उसके लिए एक कंसेप्ट है काया कलेश। काया कलेश यानी आप काया कलेश से अपना प्राण त्याग दीजिए, समाधि मरण विधि का प्रयोग करके, सलेखन विधि का काया कलेश अपनाइएगा तो दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। अभी काया कलेश का मतलब क्या है, सलेखन विधि का मतलब क्या है, तो सलेखन विधि में अन्न जल को त्याग दीजिए, कंठ के नीचे कुछ नहीं ले जाना, कंठ के नीचे कुछ नहीं ले जाना है। इसी को लोग कहता है, अगर हिंदू धर्म है तो लोग कहेगा कि एकदम सूख के बेचारा हड्डी हो गया है, कुछ नहीं खा रहा है न पी रहा है, एकदम सूख के हड्डी हो गया, खाली कंकाले बचिए रहा है। जैन धर्म कहता है कि सलेखन विधि यानी अन्न जल को एकदम तब तक त्याग कर दीजिए जब तक प्राण निकल न जाए, यानी शरीर को इतना कष्ट दीजिए, काया क्लेश माने कष्ट, कि दोबारा ये आत्मा न कहे कि फिर हम मनुष्य में जाएंगे। बात समझ गए? काया क्लेश का मतलब है कि शरीर को इतना कष्ट दीजिए कि दोबारा ये आत्मा की हिम्मत न करे कि फिर मनुष्य घर में आएंगे, इसलिए दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो गया कि नहीं, हमको यही विधि जी ठीक है। अब हम इतना दिन राजा रहे, पहला ऐसा धरती पर व्यक्ति है जो स्वयं प्राण त्यागना चाह रहा है। कितना भी बड़ा आदमी रहे, कितना बूढ़ा हो जाए, 90 साल के भी बूढ़ा हो गए, आपके घर में बाबा है, उनको कहिए कि बाबा आप प्राण त्याग दीजिए, तो भले आपके वहां पर कहेंगे कि हाँ ठीक है, या भगवान उठा लीजिए, आपके सामने कहेंगे। लेकिन अगर ये यमराज आ गए स्वयं, रियल में यमराज आ गए और कहेंगे बाबा चलना है, कहेंगे ना एगो पोतवा के ब्याह देख लेते। उनका भी इच्छा है कि एगो पोता बचल ओकर ब्याह देख ले, ओकरो ब्याह हो गया तो ना एकर एगो बेटा हुआ था तनी ओकर ब्याह देख लेते। कभी जाने का किसी का इच्छा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा राजा है जो स्वयं कह रहा है कि अब हम प्राण त्यागेंगे, प्राण त्यागेंगे, अब हमको रहना नहीं है। और यही भद्रबाहु इनको ले गए कर्नाटक के एक जंगल है जिसका नाम है श्रवण बेलागोला, और यही श्रवण बेलागोला में डेट है 298 ईस्वी पूर्व, और 298 ईस्वी पूर्व में इनको जो है भद्रबाहु ले गए, सारे भारत को पहले भ्रमण करा दिए। एक बार भारत भ्रमण करिए। अब भारत भ्रमण करने के उपरांत इनको यहाँ ले जा करके कहे कि सलेखन विधि अपना लीजिए, समाधि मरण विधि अपनाइए, अन्न जल को तब तक त्यागिए जब तक प्राण निकल न जाए। और यही सलेखन विधि से प्राण इनको निकलवा दिए, और यही कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में इनको प्राण त्यागवा दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का अपने लौट के पटना आ गए। बात समझ गए? तो चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ प्राण त्यागे हैं, जंगल है, वहाँ पर इनका प्राण निकल गया। अब भाई प्राण निकल गया तो प्राण निकलने से पहले ही राजा अपना बेटा बिंदुसार को बना दिए थे। प्राण निकलने से पहले अपना राजा बना के गए थे, किसको? बिंदुसार को। इनका बेटा है बिंदुसार। अब बिंदुसार का कहानी है, कैसे बिंदुसार का जन्म हुआ। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतने प्रतापी राजा, हमेशा चाणक्य को इस बात का डर रहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई मार न दे। कारण है भाई, इतना मेहनत से राजा बनाए हैं, अगर चंद्रगुप्त मौर्य को कोई मार देगा तो ऐसा योग्य व्यक्ति फिर नहीं मिलेगा भारत को। इसलिए आचार्य चाणक्य जो कहा कि पहले राजा का इतना सिक्योरिटी टाइट होता था कि राजा को कोई हमला करके नहीं मार सकता है। राजा को मारेगा तो उसका रसोइया ही मार सकता है, भोजन में जहर मिला के। राजा को मारने का बस एक के कारण है, जहर मिला देगा, भोजन ग्रहण करेगा, मर जाएगा। तो चाणक्य जो है इनको बिना बताए हुए इनको 20 पुरुष बनाने लगे। 20 पुरुष का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा सा भोजन में जहर मिलाने लगे। कारण था कि इसका जब चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन जाता था तो पहले चाणक्य टेस्टिंग करते थे। पहले चाणक्य टेस्ट करेंगे, पहले हम निपट जाए, लेकिन नहीं निपटे, कारण भोजन में जहर तो ना है। तो चाणक्य जब भोजन को टेस्ट करते थे उसी समय हल्का सुई के नोक के समान पहला दिन जहर मिलाए, दूसरा दिन थोड़ा सा डोज बढ़ाए, तीसरा दिन थोड़ा सा और बढ़ाए। ऐसे करते करते साल भर बाद एक आध बूंद भी अगर जहर दे देंगे तो वो नहीं मरेगा, कारण धीरे धीरे शरीर एडजस्ट हो गया। देखते होंगे दारू पीने वाला हल्का पैक लिया, तनी आऊ पैक लिया, तनी आऊ पैक, फिर 2-2 बोतल मार कर टाइट रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी धीरे धीरे 20 पुरुष के कगार पर चल दिया। आने वाले 2 साल बाद ऐसा बन गया कि अगर एक आध शीशी भी कोई जहर दे दे तो ही नहीं मरेगा, कारण 20 पुरुष बन गया। अब इसी समय जो है चंद्रगुप्त का एक पत्नी थी, और चंद्रगुप्त का एक पत्नी है, उससे बहुत प्रेम करता था। हालांकि इसका कई पत्नियां हैं, जिसमें सेल्यूकस निकेटर भी की बेटी जो है हेलन वो भी थी, लेकिन यहाँ पर एक इनका पत्नी है और उससे बहुत प्रेम करता था। और एक दिन जो है वो पत्नी बोली कि आज हम आपके साथ भोजन ग्रहण करेंगे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन पत्नी के साथ नहीं करना था, इनका भोजन अलग होता था। चाणक्य टेस्ट करते थे तब इनको भोजन मिलता था, कारण पहले प्रधानमंत्री चेक करेंगे उसके बाद भोजन जाएगा। राजा का इतने हाई फाई सिक्योरिटी,
चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ सोता था, शयन का जहाँ था, उसके पहले 7 को गेट था। 60 गेट क्रॉस करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भेंट होगा। इतने हाई सिक्योरिटी में था। इतना बड़ा राजा, पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने बड़े राजा, तनी मानी सिक्योरिटी है। आज मोदी जी खाली भारत के प्रधानमंत्री तो इतना हाई फाई सिक्योरिटी, आई तो भाई 3-3 देश का राजा। अब जो है एक दिन पत्नी जीत की कि नहीं आपके साथ भोजन करेंगे। उस दिन चाणक्य कहीं गए हुए थे, पहले से सारा प्लानिंग था। जहर डेली चाणक्य मिला देते थे भोजन में, चल जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भोजन करते थे अपना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कारण 20 पुरुष बने हुए हैं। एक दिन जो है उनकी पत्नी जिद की तो भोजन कहे कि ठीक है चलो भोजन कर लो साथ में। पत्नी भोजन की, अब भोजन की तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाना में जहर था। पत्नी का तबीयत खराब हुआ, वैद्य से इलाज भी हुआ लेकिन नहीं बच पाई, पत्नी निपट गई, पत्नी मर गई। लेकिन पत्नी गर्भवती थी, किसी प्रकार बच्चे को बचा लिया गया। वैद्य जो है डॉक्टर बच्चा को बचाया, लेकिन उसमें भी बिंदु के समान सार माने जहर होता है, बिंदु के समान जहर का अंश हो गया, तब बेटा का नाम बिंदुसार हो गया। बेटा का नाम बिंदुसार है, सार माने जहर, बिंदु माने एकदम बिंदु के समान जहर का अंश बेटा में भी है, तो नाम है बिंदुसार। देखिए यहाँ भारी कंफ्यूजन होता है, बिंदुसार और बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है बताओ कौन? हर्यक वंश का संस्थापक है, और ये बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। अब यहीं से हम लोग आगे चलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रांत कितने भागों में विभाजित है। अगला राजा पूरे बिंदुसार का कहानी, इसके बाद तमाम अशोक की कहानी। तो ये आपको कई एपिसोड में मिलेगा। मौर्य काल का जो है लगभग आपको 6 से 7 वीडियो होगा, जो लगभग आधे घंटा का होगा। तो इसको आप लोग रोक करके आप समझिए, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।